मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसको लेकर यह तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोगों ने मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर चर्चा करते हुए यह बताया कि ये सारे वीडियोस उन विद्यार्थियों के लिए बनाए जा रहे हैं जो मूलतः विश्वविद्यालयों में मानविकी से पढ़ रहे हैं, गैर इंजीनियरिंग गैर मेडिकल के विद्यार्थी हैं, हिंदी भाषी या गैर अंग्रेजी भाषी विद्यार्थी हैं, ग्रामीण भारत से आते हैं, इनका एक्सपोजर ज़्यादा नहीं है, परिवार में पढ़ने लिखने का बहुत कल्चर ना होने के कारण बचपन से इनको माता पिता से बहुत मदद नहीं मिली है। जिन विश्वविद्यालयों या विद्यालयों में ये उच्च शिक्षा के लिए शहर पढ़ने आए, वहां भी पढ़ाई के नाम पर इन्होंने सिर्फ परीक्षा पास की, 10 सवाल याद किए और 5 उसमें से आगे उनको लिख दिया। वे विद्यार्थी अगर सिविल सेवा देना चाहते हैं और ये अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों से मुकाबला करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों से मुकाबला करना चाहते हैं जिनके परिवारों में पढ़ने लिखने की संस्कृति होने के कारण बचपन से उनको ज़्यादा बेहतर मार्गदर्शन मिला है, उन विद्यार्थियों से मुकाबला करना चाहते हैं जो आईआईटी या आईआईएम जैसे संस्थानों में जाने के कारण बेहतर तरीके से तराशे गए हैं, उनकी क्षमता को निखारा गया है और वो सिविल सेवा देने के लिए आए हैं। ऐसे विद्यार्थियों के साथ अगर मुकाबला आप हिंदी माध्यम के इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के तौर पर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये पहले वीडियो में मैंने आपको बताया। दूसरे वीडियो में इसी पहले वीडियो में इस बात की भी चर्चा की कि सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा की तैयारी में अब पीसीएस और आईएएस की तैयारी में अंतर मत कीजिए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति आईआईटी से पढ़ने के बाद अमेरिका कमाने नहीं जा पाएगा तो उसको दूसरी सबसे आकर्षक चीज क्या लगेगी? आईएएस बनना। और चूंकि ऐसे बहुत सारे लोग जो अमेरिका नहीं जा पाएंगे वो सब आईएएस बनना चाहेंगे, तो सब तो आईएएस नहीं बन पाएंगे, तो उसके बाद दूसरी आकर्षक चीज क्या लगेगी? एसडीएम या पीसीएस बनना। तो जो बहुत बड़ी स्किल्ड लेबर फोर्स हमारी डॉक्टर या इंजीनियर बनकर विदेश भाग जाती थी, यही स्किल्ड लेबर फोर्स जब आईएएस देगी और आईएएस नहीं बन पाएगी फिर पीसीएस देगी, तो ये आईएएस की तरह ही पीसीएस का भी गुणवत्ता का स्तर ऊंचा कर देगी। इसलिए हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अब पीसीएस में सफल होने के लिए भी उसी गुणवत्ता का अध्ययन करना पड़ेगा जिस गुणवत्ता के अध्ययन की दरकार आईएएस में है। पहले वीडियो में इस बात पर चर्चा करने के बाद दूसरा वीडियो जो बनाया उसमें बताया आपको कि पढ़ना कैसे होगा, कितना समय लगेगा, कितने दिन में आप पढ़ाई करेंगे, कितने चरण पढ़ने के होने चाहिए। और अब इसके बाद हम तीसरे वीडियो में आ रहे हैं। तीसरे वीडियो में हम लिखाई और नोट्स प्रिपरेशन पर चर्चा करेंगे और ये सीखेंगे कि अगर आप मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो लिखाई का पूरा मॉडल कैसा होना चाहिए। चलिए इस बात पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, कुछ मूलभूत बात समझिए। पहली बात यह है कि अब आपको नोट्स बनाने के स्मार्ट तरीके सीखने होंगे।
नोट्स बनाने के ऐसे तरीके जिनमें रिटेंशन ज़्यादा हो सके। रिटेंशन का मतलब कोई चीज़ आप पढ़ते हैं तो उसको ज़्यादा रोक सके अपने दिमाग में। हम आज कोई बात पढ़ते हैं, 1 साल बाद आज पढ़ी गई बात हमको याद नहीं रहती, और प्रायः जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो 3-4 साल आप तैयारी करेंगे, उसमें 3 साल पहले आपने जो पढ़ा था 3 साल बाद आपको याद ही नहीं रह गया, तो 3 साल पहले पढ़ी गई उस बात की वैल्यू क्या बची? क्योंकि जब लिखने का समय आया तब आप वो 3 साल पहले पढ़ी हुई चीज़, 2 साल पहले पढ़ी हुई चीज़ भूल चुके हैं। तो ऐसा नोट्स होना चाहिए जो हमारी इसी रिटेंशन की क्षमता को बढ़ा दे। 2 साल पहले भी हमने कुछ पढ़ा है तो हमको याद रह जाए, जिससे जब लिखने का मौका आए तो फिर चंद बरदाई की तरह वो लाइनें आपको याद आ जाए, मत चूको चौहान। रिटेंशन कैसे बढ़ाए, इसको लेकर नोट्स प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए आपका। दूसरा, नोट्स को कैसे उससे मैक्सिमम आउटपुट ले, ज्यादा समय तक हमारे आंख के सामने रहे, इसका काम कैसे करें। क्योंकि प्राय आप किताबों से पढ़ते हैं, मैगजीन से पढ़ते हैं, 2-3 साल तक होते होते आपके कमरे में मैगजीन का अंबार लग जाता है। 2 साल का हिंदू न्यूज़पेपर आप रख देंगे तो एक कमरे में आपकी ऊंचाई के बराबर मीनार बन जाएगी। एनसीईआरटी से आप शुरू करेंगे और तमाम किताबें खरीदते खरीदते उसका भी रैक 5-6 फीट ऊंचा हो जाता है। अब इन किताबों को आप हमेशा लेके तो घूम नहीं सकते। इन्हीं किताबों को पढ़ के इनमें आपने जगह जगह हाईलाइट कर रखा है। तो कैसे नोट्स आप बनाएं कि इसमें इन सब मटेरियल को ज़्यादा यूज़ करने की क्षमता हो। मैं आपको इसी बात से आज शुरू करता हूं और फिर आगे लिखने में आंसर राइटिंग कैसे करें उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो 2 बातें आपको करनी चाहिए। एक, नोट्स कागज पर बनाने के बजाय डिजिटल नोट्स बनानी चाहिए। टैब खरीदिए, डिजिटल नोट्स में जाइए और वही सारी बात लिखिए। देखिए, जब आप एक टैब में एक गैजेट में नोट्स बनाएंगे तो उस गैजेट को हमेशा कैरी कर सकेंगे। आप 25 कॉपी लेके हर समय टहल नहीं सकते। लेकिन अगर आपके पास डिजिटल नोट का एक गैजेट है, एक अप्लायंस है उसका कोई, तो आप चाय पीने के लिए निकले इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी रोड, मुखर्जी नगर में बतरा, तो क्या करेंगे, अपना वो गैजेट कैरी कर सकते हैं। अब चाय वाला चाय बना के देने में 10 मिनट लगा रहा है, क्या कर सकते हैं आप, खड़े होकर अपना उस आपने डिवाइस को ऑन किया और उसमें नोट्स को फ्लिप कर लिया। इतिहास का नोट्स एक जगह है, पॉलिटी का नोट्स एक जगह, फ्लिप कर लिया। उस 10 मिनट का भी आपने यूज कर लिया। उस नोट्स में आपने जगह जगह हाईलाइट कर रखा, उस नोट्स में आप जब चाहते हैं तब चीजें जोड़ और घटा लेते हैं। तो मुझे लगता है कि हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को अगर सिविल सेवा में सफल होना है तो इंजीनियर तो नहीं बन सकते हो, लेकिन इंजीनियर्स की तरह टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। तो कागज पर नोट्स बनाने के बजाय डिजिटल नोट्स बनाइए। उसमें संशोधन बहुत आसानी से होता है, तमाम तरीके से उसको हाईलाइट किया जा सकता है, उसको साथ में कैरी किया जा सकता है। दिवाली, दशहरे में, होली में, ईद में आप घर जाएंगे, आप 200 किताबें, 150 मैगजीन, 2 साल का अखबार लाद के नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर आपके पास डिजिटल नोट्स है तो आप एक ही चीज कैरी कर रहे हैं, उसमें सारा नोट्स आपका हर समय मौजूद है। दूसरा, एक तरीका और आपको अपनाना चाहिए। आप 6 फोल्डर बनाइए। जो भी टैब आप यूज करेंगे पढ़ने के लिए, उसमें 6 फोल्डर बनाइए। एक फोल्डर पर लिखिए ऑप्शनल पेपर 1, एक पर लिखिए ऑप्शनल पेपर 2,
एक पर लिखिए GS1, GS2, GS3, GS4, ऐसे 4 GS के फोल्डर। आप चाहे तो ऑप्शनल का एक बना लीजिए, ऑप्शनल पेपर का एक, निबंध का एक, और GS के 4 पेपर के 4 फोल्डर। अब इसमें करेंगे क्या? मान लीजिए आप किसी दिन हिंदू दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण पढ़ रहे हैं और उसको पढ़ते समय किसी पेज पर आपको कोई कोटेशन नजर आया, कोई कहानी नजर आई, कोई ऐसी बात नजर आई जिसको आप सोचते हैं कि इथिक्स का अगर पर्चा होगा तो मैं इसको उदाहरण के तौर पर यूज करूंगा। अमुक बात एक तर्क है, इसको हम केस स्टडी में अमुक अमुक तरह के सवालों में इथिक्स में यूज कर सकते हैं। क्या करिए, उस पेज की तुरंत उस अपने टैब से एक फोटो क्लिक कीजिए और उस फोटो को GS पेपर 4 के इथिक्स वाले फोल्डर में सेव कर दीजिए। फोटो सेव करने से पहले उस पर पेंसिल से लिख दीजिए कि इसका कौन सा आर्ग्यूमेंट आप चाहते हैं कि इथिक्स में यूज हो, जिससे जो बात आज आपके दिमाग में हो सकता है वो बात 2 साल बाद जब परीक्षा दे रहे हो तब आपको याद ना रहे। अब ऐसे 2 साल में पढ़ते पढ़ते आपने 50-60 फोटो खींची जो एथिक्स के लिए आपको रेलेवेंट लगी और वो एथिक्स वाले फोल्डर में आपने सेव कर ली। ऐसी 100 फोटो आपने भूगोल, संस्कृति, सामाजिक मुद्दों के लिए GS पेपर 1 में सेव कर ली। 90 फोटो आपने पॉलिटी गवर्नेंस के लिए सेव कर ली। 115 फोटो आपने इकोनॉमी साइंस टेक के लिए सेव कर ली कि साइंस टेक के लिए ये जो खबर है ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपने उस फोटो को खींच के वहां रख लिया। ऐसे ही आपको लगा कि ये बात एथिक्स में भी जरूरी है और निबंध में भी जरूरी है, तो वहीं लिख दिया एथिक्स प्लस निबंध और उस फोटो को एक फोटो सेव किया एथिक्स में और एक फोटो वही सेव कर लिया निबंध में। 2-2.5 साल में आपके पास इन 4 GS के फोल्डर्स में और निबंध के फोल्डर्स में कुल 400-500 फोटो होंगी जो अलग अलग अखबारों से, अलग अलग मैगजीन से, कभी किसी वेबसाइट को पढ़ते समय वहां से ली गई। अब जब अपने साथ एक टैब आप हमेशा कैरी करते हैं, जैसे मैंने कहा चाय पीने ले जा रहे हैं, कोचिंग करने गए तो वहां भी वो टैब लेके गए, टीचर अभी आया नहीं है, आप पहुंच गए, टीचर 15-20 मिनट बाद आएगा, अपना टैब खोल लिया और एथिक्स वाला जो फोल्डर है उसको फ्लिप कर लिया। वो 50 फोटो आपकी आंख के सामने से 15 मिनट में गुजर गई। हर चौथे दिन आप एथिक्स के फोल्डर को एक बार ऐसे फ्लिप कर लेते हैं और 50 फोटो आपकी आंख से गुजर जाती है। क्या होगा, ये 50 उदाहरण आपको भूलेंगे नहीं। 2 साल में आपकी आंख के सामने से इतनी बार गुजरेंगे कि रिटेन हो जाएंगे आपके दिमाग में, आप रिटेन कर सकेंगे इनको। और तब 2.5 साल बाद जब एग्जाम लिखेंगे तो आपने जो एथिक्स के एग्जाम्पल अपने टैब में फोल्डर में सेव कर रखे हैं GS पेपर 4 में, वो एग्जाम्पल्स आप एग्जाम में लिख भी पाएंगे। GS फर्स्ट पेपर में जो आपने सेव कर रखा है वो भी ऐसे ही आपकी आंख के सामने से गुजरेगा, GS सेकंड वाला भी आपकी आंख के सामने से गुजरेगा, तो आपको ढेर सारा तथ्य याद रहेगा। अब जरा सोचिए कि अगर आप इन फोटो खींचने की बजाय अपने कमरे में किसी अखबार में हाईलाइट करके अखबार रख देते हैं, अब चाय पीने जाएंगे तो पूरा अखबार उठा के तो साथ नहीं ले जाएंगे, कोचिंग करने जाएंगे तो पूरा अखबार तो साथ नहीं ले जाएंगे, लेकिन आप फोटो हमेशा अपने साथ ले जा सकते हैं। परिणाम क्या होगा, आपकी रिटेंशन की क्षमता खबरों की, आर्ग्यूमेंट्स की, स्टोरीज की, उदाहरणों की बढ़ जाएगी। 2-3 साल बाद भी एग्जाम लिखेंगे आप तो 3 साल पहले पढ़े हुए उदाहरण आपको याद रहेंगे, क्योंकि वो आप अक्सर उनको देखते रहते हैं। 50 मैगजीन को उठाकर बार बार उनमें लिखे हुए उदाहरणों को देखना संभव नहीं होगा, लेकिन 50 फोटोग्राफ जो रेलेवेंट है उनको फ्लिप करना संभव होगा। तो डिजिटल नोट्स बनाइए और जो बात आपको पढ़ते समय इंपॉर्टेंट लग रही है उसी समय उस चीज का फोटो खींच के जिस पेपर के संदर्भ में इंपॉर्टेंट लग रही है वहां उसको रख दीजिए। अच्छा, इससे प्रीलिम्स में भी आपका स्कोर बढ़ जाएगा। देखिए, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं और प्रीलिम्स फेल करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि वो 10 सवाल से प्रीलिम्स फेल कर गए, 4 नंबर कम रह गया उनका, 3-4 सवाल और बढ़ जाते तो वो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते। जब आप GS की पढ़ाई इस तरह से फोटो बना के करेंगे तो इतने फोटोज में से बहुत सारे तथ्य भी तो होंगे जो आपने फोटो खींच के रखे होंगे,
जो आपको लगता है कि ये तथ्य जरूरी हो सकता है, ये कभी पीटी में पूछा जा सकता है, वो तथ्य आपकी आंख से 10-15 बार गुजर चुका है, इसलिए आपको याद रह गया। और ऐसे तथ्य हो सकता है आपके 3 सवाल पीटी में भी बढ़ा दें, तो आपके प्रीलिम्स पास होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो जो बात मैं कहना चाहता था, डिजिटल नोट्स बनाइए। जीएस में जब कुछ बात आप पढ़ रहे हैं और वो रेलेवेंट लग रही है, उसकी फोटो खींच के एक फोल्डर में अलग रख दीजिए। आपको इन फोल्डर्स को हर चौथे 5वें दिन एक बार सुबह उठकर देख लेना चाहिए। 4 दिन में अगर आपने 4 दिन बाद पॉलिटी का फोल्डर देखा, तो अगले 4 दिन बाद आप इकोनॉमी का देख लीजिए। इस तरीके से रोटेशन में हर फोल्डर 10-12 दिन में आपके पास आंख के सामने से गुजरता रहेगा। ये रिटेंशन पावर आपकी बढ़ा देगा, जिससे आपके उदाहरणों की रेंज, आपके तमाम बातों का विस्तार होगा। यहीं पर इन फोटोग्राफ्स में अगर आपको लगता है कि आप ये भूल जाएंगे कि जो आज आपने फोटो खींची है उसमें किस आर्गुमेंट को आप यूज करना चाहते हैं, तो पेंसिल से वो भी लिख दें कि इसमें लिखा गया फला आर्गुमेंट मैं एथिक्स के पेपर में इस तरह के सवाल में यूज करूंगा। तो बात रेडीमेड आर्गुमेंट की तरफ बनी रहेगी कि ये सवाल अगर आ गया तो ये वाला तर्क यूज होना है। आप एग्जाम में 7 मिनट में बैठकर सोचेंगे कि एथिक्स के पेपर में क्या तर्क यूज कर ले, शायद ना आए, लेकिन अगर आपने तर्क पहले से तैयार कर रखा है कि इस तरह का सवाल आएगा तो मैं तर्क यूज करूंगा, तो वो तर्क यूज करने की संभावना बढ़ जाएगी और उससे आधा नंबर एक सवाल में शायद आपका बढ़ जाए। ये तो रही बात नोट्स बनाने की। दूसरा नोट्स बनाने की जो खास बात है, 2 तरह के नोट्स आपके पास होने चाहिए। एक तो जो आप किताब 2 बार पढ़ने के बाद बनाते हैं। पहली किताब रीडिंग में तो नोट्स बनाना ही नहीं चाहिए, कम से कम 2 बार पढ़ लिया तो बनाते हैं। थोड़ा ज़्यादा बल्कि होता है। इकोनॉमी का नोट्स 100 पेज में बनेगा, पॉलिटी का पेज 150 पेज में बनेगा, नोट्स 150 पेज में बनेगा, बल्कि होता है। और एक तीसरा रिफाइंड नोट्स आप बनाते हैं, जिसमें हर टॉपिक का 1 या 1.5 पेज में नोट्स होता है। अगर जीएस के सारे टॉपिक आप जोड़ लें और 400-300 टॉपिक को निकले तो 300 पेज का नोट्स आपके पास होना चाहिए। अगर एक टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसमें कोई एक खास सब टॉपिक है, तो सब टॉपिक का 1 पेज का नोट्स, जिसमें वो पॉइंट्स लिखे हों जो पॉइंट्स आप एग्जाम में लिखने में यूज करेंगे। ये जो तीसरा नोट्स होता है, जिसको आप लिखने के लिए बनाते हैं, ये नोट्स हर टॉपिक का 1 पेज का होना चाहिए। पहला नोट्स जनरली लोग बनाते हैं, नोट्स कह लें या अंडरलाइनिंग कह लें, किताब में अंडरलाइन कर दिया। कई बार पहली बार पढ़ते हुए आप ये करने लगते हैं तो पूरी किताब ही रंग देते हैं। दूसरा नोट्स जो आप बनाते हैं, असल में उसी नोट्स को पहला नोट्स कहना चाहिए। वो असल नोट्स होता है जहां आप किताब पढ़ने के बाद 2 बार जब पढ़ लेते हैं किताब, तो आप समझते हैं कि ये इसमें प्रमुख बात है, इसको निकाल कर रख लिया जाए। तीसरा नोट्स वो होता है जहां आप समझते हैं कि एक टॉपिक डिजास्टर मैनेजमेंट में ये 10 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ये 5 बातें हैं जहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, और उसका आपने क्रिस्प, प्रिसाइज, टारगेटेड, संक्षिप्त नोट्स 1.5 पेज में बनाकर रख लिया। अगर जीएस के जितने टॉपिक हैं सबका 1 से 1.5 पेज, 2 पेज का नोट्स आपके पास मौजूद हो, तो वो रिवीजन करने वाला नोट्स होता है। जब समय कम होगा, एग्जाम नजदीक होगा, तो आपके पास जीएस के 400 टॉपिक का 400 पेज का 450 पेज का नोट्स, इसका मतलब एक पेपर का 100 पेज का नोट्स है। 100 पेज का अपना बनाया नोट्स पढ़ने में 7-8 घंटा लगेगा। 7-8 घंटे में आपका 100 पेज का नोट्स रिवाइज हो जाएगा, उसके पॉइंट सब दिमाग में याद आ जाएंगे, तब आप एग्जाम में उसको क्या कर सकेंगे, लिख सकेंगे। तो हर वो विद्यार्थी जो आईएएस या पीसीएस में अच्छा अंक पाना चाहता है, उसको ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि आईएएस या पीसीएस की मुख्य परीक्षा देने से पहले हमारे पास हर पेपर का 100 से 125 पेज का एक क्रिस्प नोट्स होना चाहिए, जिसको 4 से 5-6 घंटे में रिवाइज किया जा सके और पूरा पढ़ा जा सके, जिनमें वो पॉइंट्स लिखे हों जिनको आप एग्जाम में सीधे किसी आंसर में यूज करेंगे। जब तक आपका ऐसा नोट्स नहीं बन जाता, तब तक आप इस परीक्षा में सफल होंगे, इसकी संभावना कम होगी। आपने पढ़ बहुत रखा होगा, लेकिन एग्जाम के समय याद आ जाए वो चीज,
जरूरी नहीं होगा। और अगर सब कुछ याद नहीं आया, जो जरूरी वो याद नहीं आया, तो हर सवाल में एक नंबर, आधा नंबर घट गया। और मैंने कहा कि एक नंबर घटा लिया अगर आपने सवाल में, एक सवाल में, तो एक पेपर में 20 नंबर घटाया, 4 पेपर में 80 नंबर आपने घटा लिया, आप परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। तो महत्वपूर्ण उदाहरण, महत्वपूर्ण आर्गुमेंट, महत्वपूर्ण तथ्य जीएस के हर टॉपिक से 1-1.5 पेज में आपके पास फाइनली होने चाहिए। ये बात अगर आप समझते हैं तो ये बात हो गई नोट्स बनाने का मामला। लिखाई में दूसरी बात आती है स्किल। 2 पार्ट होते हैं। देखिए, जब आप पेपर देखेंगे जीएस का तो उसमें 2 तरह के पार्ट है कि एक स्टैटिक पार्ट है और एक डायनेमिक पार्ट है। स्टैटिक पार्ट किसको कहता हूं? स्टैटिक पार्ट का मतलब वो है कि मान लीजिए अंग्रेजों और मराठों का संघर्ष है, सपोज कीजिए, प्लासी का युद्ध है, ये स्टैटिक पार्ट है। डायनेमिक पार्ट वो हो गया कि पूछ लिया कि भारत में पिछले 1 दशक में जाति व्यवस्था ने किन नए रूपों को धारण किया है, इनकी चर्चा करते हुए बताइए कि क्या इन रूपों से भारत में जातीय व्यवस्था कमजोर हुई है या ये एक नया रूप धारण करके मजबूत हो रही है। सपोज कीजिए ऐसा सवाल, ये डायनेमिक सवाल है। 1 दशक का पूरा कॉम्परेटिव एनालिसिस आपसे मांग रहा है। तो जो सवाल स्टैटिक हैं, इन सवालों का, इस तरह के मिलते जुलते सवालों का पिछले 6-7 साल के पेपर देखकर आपको एक नोट्स बना लेना चाहिए, उसको लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं एथिक्स की बात करूं, एथिक्स में आपने देखा कि सत्यनिष्ठा से अमुक अमुक किस्म के सवाल आते हैं। अब इन सवालों को देखकर आपने समझ लिया कि अगर मैं सत्यनिष्ठा पर ये 5 आयाम का नोट्स पहले से बना के रख लूं। एक सत्यनिष्ठा पर सवाल आया, समझौते से पूर्ण इनकार करना सत्यनिष्ठा है। एक सवाल आया, सैनिकों के लिए देशभक्ति, अपने प्राण न्यौछावर करना है, असैनिक जीवन में देशभक्ति का क्या मायने, ये सत्यनिष्ठा का सवाल है। आपने देखा कि 5-6 तरीके सवाल पूछते हैं। एक सत्यनिष्ठा को देशभक्ति में तब्दील कर देंगे, एक सत्यनिष्ठा का कोई मायने बता देंगे, एक सत्यनिष्ठा में कुछ उसका पूछ लेंगे कि संभाव्य हित विरोधता क्या है और वास्तविक हित विरोधता क्या है। अब ये जो सवाल आए हुए हैं, इसी तरह का मिलता जुलता सवाल हो सकता है आगे फिर आ जाए। तो क्या करना चाहिए? स्टैटिक पार्ट हो गया। आप ऐसे सत्यनिष्ठा पर पूछे गए 5 सवालों का बढ़िया सा आंसर प्रिपेयर करके, एग्जाम में आपको आंसर लिखने के लिए मिलेगा 7 मिनट का समय, लेकिन आप घर पर बैठकर प्रिपेयर करेंगे तो एक आंसर आप प्रिपेयर करेंगे 40 मिनट में, 50 मिनट में। 50 मिनट में अगर आप आंसर ऐसे प्रिपेयर कर लेते हैं एथिक्स के 70-80 सवाल स्टैटिक मानकर, तो उससे मिलता जुलता अगर कोई सवाल आ गया तो 50 मिनट में तैयार किया गया आंसर आप वहां वैसे का वैसा उतार देते हैं। परिणाम क्या होता है? वहां मिला समय आपको लिखने के लिए 7 मिनट, लेकिन आपने 7 मिनट में वो सवाल का उत्तर लिखा जो आपने पहले 50 मिनट में तैयार किया है। दूसरा कोई विद्यार्थी क्या कर रहा है? उस स्टैटिक सवाल का उत्तर भी वही 7 मिनट में बनाने की कोशिश कर रहा है। 7 मिनट में बनाया गया सवाल का उत्तर 50 मिनट में आपके द्वारा पहले बनाए गए उत्तर की तुलना में हीन होगा, इसलिए आपको अंक ज्यादा मिलेंगे। तो अगर आप इस एग्जाम में सफल होना चाहते हैं तो पॉलिटी, इतिहास, सामाजिक मुद्दे, भूगोल, एथिक्स में स्टैटिक खंड की पहचान कीजिए और इन खंडों में बनने वाले 7, 8, 10 सवाल जो भी बनते हैं एक खंड से, उन सबका सिनॉप्सिस और स्टैटिक नोट्स और आंसर पहले से तैयार करके रख लीजिए। एग्जाम में अगर इस तरह के तैयार किए गए सवालों में से 20% सवाल भी फंस गया तो 20% सवाल आप शानदार लिखेंगे, जहां आपको दूसरों से 1-1 अंक ज्यादा मिलेंगे। उन सवालों को 20%, इन सवालों को करने में आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बिना सोचे उत्तर लिखेंगे। दूसरा आदमी सोच के उत्तर लिख रहा है, आप बिना सोचे लिखेंगे तो सोचने का 1 मिनट आपने इन सवालों में बचा लिया। ये जो 1-1 मिनट आपने 10 सवालों में बचाया,
इसको दूसरे जो सवाल आपको सोचने पड़ेंगे उनमें 1-1 मिनट बढ़ा दीजिएगा। तो हमेशा जब आप नोट्स बनाएं और आंसर लिखने की तैयारी करें तो आंसर लिखने में पहले पहचानिए कि इतिहास भूगोल में स्टैटिक सवाल क्या बने हैं 6 साल में, उनसे मिलते जुलते सवालों की एक पूरी सिनॉप्सिस तैयार करके पहले से रखिए, उनके पॉइंट्स, उनके आर्ग्यूमेंट्स, उनके उदाहरण पहले से तैयार करके रखिए एथिक्स में कि सत्यनिष्ठा का सवाल आएगा तो मैं ये उदाहरण लूंगा, व्यवसाय से इस आदमी का उदाहरण लूंगा, खेल से इस आदमी का उदाहरण लूंगा, धर्म से इस आदमी का उदाहरण लूंगा, ये सत्यनिष्ठा में मेरे उदाहरण बनेंगे। ऐसा जब आप करके रखते हैं तो डायनेमिक सवाल जो आएंगे, नए सवाल जो आएंगे, उनको करने के लिए समय आपको ज्यादा मिलेगा। दूसरा पार्ट है डायनेमिक सवालों का। इसके लिए क्या करना होगा? डायनेमिक सवालों के लिए आपको अपने घर पर रोज जब आपकी पढ़ाई पूरी हो जाए, जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई की 3 चरण की प्रक्रिया होगी, दूसरे भाग वाले वीडियो में आपने इसको देखा होगा, जब पूरी हो जाए तो रोज 40 से 45 मिनट आंसर राइटिंग पर लगाइए, अलग अलग शब्द सीमा में और समय सीमा के भीतर आंसर लिखना शुरू कीजिए। जैसे 150 शब्द लिखने के लिए अगर आपको 6 मिनट मिलता है यूपीएससी में, तो 6 मिनट में 150 शब्द लिखने की कोशिश घर पर कीजिए। 250 शब्द लिखने के लिए अगर यूपीएससी 8.5 मिनट देता है, 9 मिनट देता है, तो 9 मिनट में 250 शब्द लिखने की कोशिश कीजिए। ऐसा जब आप 45 मिनट में करेंगे तो 45 मिनट में करीब 3 से 4 सवाल आप रोज लिख पाएंगे, मिनिमम, न्यूनतम। 9 महीने भी अगर आपने लिखा ऐसा तो 9 त्रिक 27, 270 दिन में कम से कम 1000 सवाल आप लिख चुके होंगे। 1000 सवाल लिखते लिखते आपको बढ़िया अंदाजा हो जाएगा कि 250 शब्द के उत्तर में कितने तर्क डालने चाहिए, कितने उदाहरण होने चाहिए, उदाहरण लंबा होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। यह सब बात आपके दिमाग में सांचों की तरह बन चुकी होगी। 1000 सवाल लिखते लिखते आपको भी पता चल चुका होगा कि आप उत्तर लिखने में गलती कहां करते हैं। 250 शब्द का उत्तर लिखने में भूमिका बड़ी बना देते हैं, मूल बात कहते कहते आपका आंसर खत्म हो जाता है, या फिर आप तर्क कम दे पाते हैं। आप सब पहचान लेंगे। इससे जब आप डायनेमिक किस्म के नए सवाल जो यूपीएससी में पहली बार आप देखेंगे, उनको लिखेंगे, तो आप उनकी योजना बनाते समय ही पहले दिमाग में क्लियर रहेंगे कि 150 शब्द का सवाल है। 150 शब्द के सवाल में मैं 7-8 लाइन तर्क में डालूंगा, 3-4 लाइन का उदाहरण में बता पाऊंगा। और ऐसा सवाल चूंकि आप 250-300 लिख चुके हैं तो आपको पता होगा कि बहुत महत्वाकांक्षी सोचने की जरूरत नहीं। इसमें मैं भूमिका बनाने लगूंगा 150 शब्द के सवाल में तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा सवाल, 4 लाइन तो भूमिका में चला जाए। इसलिए क्या करें, सीधे इसमें पॉइंट्स में चले हैं। ये सब बात आपको बड़ा क्लियरली पता होगी। शब्द सीमा देखेंगे और तय कर लेंगे कि इस आंसर को इस मॉडल में लिखा जाना चाहिए, इस आंसर को इस मॉडल में लिखा जाना चाहिए, इसमें भूमिका लिख के आंसर लिखा जाना चाहिए, इसमें बिना भूमिका के आंसर लिखा जाना चाहिए। ये सब बात आपके दिमाग में बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड होगी। तो आंसर राइटिंग को किसी टेस्ट सीरीज से यदा कदा होने वाली घटना मत बनाइए। आंसर राइटिंग हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, जिनको अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों से कॉम्पीट करना है, अपने से ज्यादा बेहतर जानकारी रखने वाले विद्यार्थियों से कॉम्पीट करना है, उनके लिए आंसर राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल का शानदार होना बहुत जरूरी है। और प्रेजेंटेशन स्किल और आंसर राइटिंग की स्किल आपकी तभी शानदार होगी जब आप इस पर इंजीनियरिंग के विद्यार्थी की तुलना में ज्यादा समय दें। और ज्यादा समय देना जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब होता है 8-9 महीने लगातार उत्तर लेखन का अभ्यास। हिंदी माध्यम का विद्यार्थी जब समझता है कि किसी टेस्ट सीरीज को लिखकर वो साल में 2-3 महीने में कोई टेस्ट सीरीज करके वो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी की प्रेजेंटेशन स्किल का मुकाबला कर लेगा, तो आप भ्रम में हैं। आईआईटी में या मैनेजमेंट में जो विद्यार्थी मैनेजमेंट या इंजीनियरिंग करने जाता है, उसको प्राय हर हफ्ते पीपीटी बनाना होता है। अपने 4 साल की इंजीनियरिंग में या
मैनेजमेंट की पढ़ाई में सैकड़ों पीपीटी बना चुका है, उसको प्रेजेंटेशन की स्किल में महारत हासिल है, और आप 2-4 टेस्ट सीरीज लिख के उसकी प्रेजेंटेशन की स्किल की बराबरी करना चाहते हैं, संभव नहीं होगा। उसके प्रेजेंटेशन की स्किल को आप तभी बीट कर पाएंगे जब आप 9 से 10 महीने लगातार रोज 45 से 50 मिनट आंसर राइटिंग करें। उसमें एक आंसर 150 शब्द वाला रखिए, एक 250 शब्द वाला रखिए। इससे 45 मिनट में जब आप 3-4 आंसर अलग अलग शब्द सीमा वाले लिखेंगे, तो मैंने कहा कि एक एक शब्द सीमा वाले 250-300 आंसर आप एग्जाम में जाने से पहले लिख चुके होंगे। तो आपको बहुत बढ़िया आइडिया हो चुका होगा कि मुझे कौन सी प्रेजेंटेशन टेक्निक 150 शब्द वाले आंसर में यूज करनी चाहिए, कौन सी प्रेजेंटेशन टेक्निक मुझे 250 शब्द वाले आंसर में यूज करनी चाहिए। ये सब बात जब आपके दिमाग में क्लियर होगी, तब आप एग्जाम में एक पहले से सोची समझी रणनीति के तहत समय सीमा के भीतर, शब्द सीमा के भीतर ज्यादा बढ़िया प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी जरूरी है। ये मेरे ख्याल से आंसर राइटिंग को लेकर मेरा नजरिया था, जो आपको मुख्य परीक्षा की तैयारी में अपनाना चाहिए। इसमें मुख्य बात यही थी कि आंसर राइटिंग पूरे वर्ष भर चलने वाली घटना होनी चाहिए। इसको 2 पार्ट में आप बांटिए, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक सवाल तो लिख के तैयार करके रख लीजिए, वो सवाल वैसे कि वैसे आ जाए तो बिल्कुल वैसा उतार दीजिएगा। डायनेमिक सवालों के स्वरूप को फॉलो कीजिए। 150 शब्द में डायनेमिक सवाल आएगा तो कैसे लिखेंगे, 2 शब्द में आएगा कैसे लिखेंगे, 250 शब्द में आएगा कैसे लिखेंगे, कितने उदाहरण किसमें डाले जा सकते हैं, इसका बड़ा फेयर आइडिया बनाइए। तब आप इस परीक्षा में पेपर को बढ़िया तरीके से कर सकेंगे। अगले जो सत्र में हम चर्चा करेंगे मोटिवेशन की, समय प्रबंधन की, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।